हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप स्लीपी क्लासेस के किसी भी बैच से जुड़ना चाहें, इस कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें। आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट बात अगर हम करें, आपकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, यदि आप 4 महीने में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एफिशिएंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बैच को जरूर कंसिडर करें। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, सवाल यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में कहा जा रहा है आगरा और दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन जनवरी का टेम्परेचर देखें तो आगरा और दार्जिलिंग के टेम्परेचर में फर्क नजर आ रहा है। अब रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स, है ना। तो यहां पे बेसिकली किन चीजों के बारे में बात हो रही है, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पे जो सही आंसर दिया गया एग्जाम में वो था ऑप्शन ए। अब देखिए यहां पे ऑल्टीट्यूड का रेफरेंस है। ऑल्दो ये दोनों जगह सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन सेम ऑल्टीट्यूड पर नहीं है। सिंपल शब्दों में मान लीजिए आप कोई पहाड़ी रीजन की बात कर रहे हैं, है ना, ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस तरह से आपको सोचना है। कैसे सोचना है, अब मान लीजिए जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाते जाते हैं या ऑल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, टेम्परेचर घटता जाता है। इसी को अगर हम अर्थ के रेफरेंस में ले लें, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो इसको कई बार जो शब्द यूज होता है एग्जाम में वो होता है नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटता रहता है। ऑल्सो इसको ऐसे भी समझिए कि मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड तक ही मिलता है। एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड के बाद आप देखेंगे कि सामान कम होता जाएगा, सामान कम होता जाएगा एज एन मेजॉरिटी गैसेस पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड तक ही सीमित है। जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा गैसेस पार्टिकल्स भी कम होते जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एयर भी ऑल्टीट्यूड के साथ क्या होती जा रही है, थिन होती जा रही है, क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए इन दोनों बातों के बारे में कहा जा रहा है कि एक तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड माउंटेन वाले रीजन्स में थिन एयर का भी रेफरेंस लिया जा रहा है, राइट। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। नॉर्मल लैप्स रेट जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ चीजें हम एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट से भी सीखेंगे। अब सवाल कहता है अर्थ का एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी सन से इंसोलेशन आ रही है, राइट, सन से इंसोलेशन आ रही है, राइट, याद रखिएगा इट इज रिसीव्ड इन द शॉर्ट वेव फॉर्म। अब याद कैसे रहेगा एग्जाम में, एस फॉर सन, एस फॉर शॉर्ट वेव, कभी एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। नाउ जब अर्थ अब हीट हो जाएगी, अब वो रेडिएट करेगी इस एनर्जी को, है ना, और याद रखिएगा अब ये होगी लॉन्ग वेव फॉर्म में। याद कैसे रहेगा, एल फॉर लैंड, एल फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब ये जो यहां पर रेडिएशन है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सर्टेन गैसेस। देखिए वही बता रहे हैं कि दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय सर्टेन गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और यहां पे ध्यान भी दीजिए कि जब मैंने कहा था कि इट रेडिएट्स एनर्जी इन द लॉन्ग वेव फॉर्म, तो यहां पे लिखा भी हुआ है दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगेन यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो? ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर या रिफ्लेक्टिंग पावर? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनता है? डी, रिफ्लेक्टिंग पावर। कितनी बार हम पढ़ते समय बात करते हैं ना कि अ लॉट ऑफ इंसुलेशन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक। तो रिफ्लेक्टेड बैक के रेफरेंस में जब हम शब्द यूज करते हैं वहां पर हम एल्बिडो की बात करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाती हूं, एक स्पेसिफिक रेफरेंस में यहां यूज हुआ है, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो एल्बिडो जो है रिफ्लेक्टिव पावर की बात यहां पर हो रही है। तो एनसीईआरटी में भी ये चीजें हैं, मैं आपको यही दिखाना यहां पर चाह रही हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे बात हो रही है एल नीनो की। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। अब सवाल कहता है El Nino involves appearance of warm current off the coast of Peru in eastern Pacific. This warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे। यहां करेक्ट आंसर बनता है ओनली 1। आइए समझते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट पर भी हम आएंगे जहां से एग्जैक्ट लाइंस पिक करी गई हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जब भी हम एल नीनो ला नीना की बात करेंगे और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरुवियन कोस्ट पर सवाल आएगा। अब यहां पे ना बिल्कुल बेसिक से समझें तो लेट्स से दिस इज ओशन। अब हमें पता है कि ऊपरी सतह पे तो वी हैव वार्मर वाटर, वाई, या वार्म वाटर, वाई, बिकॉज इंसुलेशन का इंपैक्ट है, और हवा की डायरेक्शन जो होगी वार्म वाटर उसी तरफ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे होता क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आप ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरुवियन कोस्ट को देखते हैं, क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है, वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आ जाता है। जब भी हम ला नीना की बात करेंगे, यहां पर आप देखेंगे ट्रेड विंड स्ट्रेंथन हो जाती है इस कंडीशन में। इसका मतलब है और ज्यादा वार्म वाटर कहां आएगा, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। लेकिन एल नीनो में ये ट्रेड विंड्स वीकन होती देखी जाती हैं, इसीलिए अब जो वार्म वाटर पहले ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे था वो मूव करने लग जाता है टुवर्ड्स पेरुवियन कोस्ट। तो वहां पर अब वार्म वाटर की बात हो सकती है। अब यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या रेफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पेरुवियन कोस्ट के पास हमें कोल्ड करंट मिलती है, उसे हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट कहते हैं। वहां पे अपवेलिंग ऑफ वाटर भी होता है। जब भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। अब इसका फाइटोप्लैंक्टन से क्या रिलेशन है? फाइटोप्लैंक्टन्स जब भी शैलो वाटर में है, याद रखिएगा, उन्हें दो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए, एक सनलाइट, एक न्यूट्रिएंट्स। तो क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा मिल रही है, वो न्यूट्रिएंट्स को भी जल्दी यूज करते रहेंगे। लेकिन जहां जहां पर अपवेलिंग है वहां पे न्यूट्रिएंट्स भी आते जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, और ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स माने जाते हैं बेस्ट फिश फूड। तो जहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वहां फिशिंग इंडस्ट्री भी बढ़िया होगी। तो आप देखोगे जब भी यहां पे कोल्ड करंट की बात होगी, यहां फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया होगी, प्लैंक्टन्स का नंबर भी बढ़ेगा। लेकिन जब अब यहां कंडीशंस में हम वार्म की बात कर रहे हैं, अब यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया नहीं होगी। इसीलिए अगर आप यहां देखें, बताया हुआ है एल नीनो के रेफरेंस में रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फिश भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो which of the following statements is correct with reference to laterite soil? ये भी आप देखेंगे एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट हम यहां पे देखेंगे। अब ऑप्शंस कह रहे हैं दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखाती हूं, यहां पे करेक्ट आंसर है ओनली 1। अब अगर हम स्क्रीनशॉट पे फोकस करें, यहां पे आप देख सकती हैं लेटराइट सॉइल डेवलप होते हैं इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे बहुत ज्यादा लीचिंग देखी जाती है। लीचिंग में क्या हो रहा है, विद रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे एंड सॉइल
rich in iron oxide and aluminum compounds are left behind. तो iron oxide and aluminum compounds में तो ये soil rich है ना कि poor, इसीलिए हमारा आंसर है only 1। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, रिवीजन में बहुत काम आएगा। ज्योग्राफी के बैचेस शुरू हो चुके हैं, यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर जरूर कॉल करें। और जैसा मैंने कहा कि आप कोई भी कोर्स से जुड़ना चाहे, कोई भी बैच से जुड़ना चाहे, इस कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।